शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, जयपुर से खूबसूरत शहर में चुनाव मंच के इस खास प्रोग्राम में आपकी अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिसने छोटी उम्र में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। एक ऐसा नेता जिसने 5 साल राजस्थान में बहुत मेहनत की और अब उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। इस राजस्थान के चुनाव की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। हो सकता है इस चुनाव के बाद वो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने। प्लीज वेलकम सचिन पायलट। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी अदालत में। और इससे पहले कि हम ये मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे सचिन पायलट की जिम्मेदारी पर, उनके इम्तिहान की तैयारी पर। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के मुखिया हैं, पार्टी का युवा और लोकप्रिय चेहरा है। राजस्थान के रण में सचिन पायलट के कंधों पर वसुंधरा सरकार को गद्दी से उतारने और कांग्रेस को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी है। सचिन पायलट का दावा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारी 2013 के बाद से ही शुरू कर दी थी। सचिन पायलट ने मेरा बूथ मेरा गौरव जैसे प्रोग्राम के जरिए जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। पार्टी का दावा है कि सचिन की इन कोशिशों का नतीजा 2018 के चुनाव में नजर आएगा। लेकिन सचिन पायलट के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली तो ये कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि कांग्रेस की अंदरूनी खेमेबाजी से राजस्थान में कांग्रेस को फिर नुकसान होगा। ये भी कहा जाता है कि इसी वजह से कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन सचिन पायलट को पूरा भरोसा है कि चुनाव में उनकी मेहनत कामयाबी की उड़ान भरेगी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। ये मुकदमा शुरू करें सचिन, इससे पहले आपको बताना चाहता हूं मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट है आज। करीब 21 साल पहले मैंने सचिन के पिता राजेश पायलट को आपकी अदालत में बुलाया था और बहुत करीबी दोस्त थे, बहुत अच्छे रिश्ते मेरे उनसे थे और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि 21 साल बाद आज उनके बेटे आपकी अदालत में इस टेबल पर बैठे हैं। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सचिन पायलट पर। आपकी अदालत में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट पर इल्जाम है कि इनकी पार्टी कंफ्यूज्ड है। सचिन, मैंने तो आपको छोटे से बड़ा होते देखा है। 28 साल की उम्र में एमपी बने, 31 साल की उम्र में मंत्री बने, फिर 33 साल में प्रेसिडेंट बने राज्य के। बाल सफेद हो गए, इतनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आपकी पार्टी को अब तक भरोसा नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपका नाम प्रोजेक्ट नहीं किया। रजत जी, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में तो कम से कम 70 सालों में कभी ऐसी पॉलिसी अपनाई नहीं है कि हम चुनाव से पहले घोषित कर दें कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और जो बाकी लेकिन 70 साल में सचिन पायलट जैसा नेता भी तो नहीं आया था। नहीं, मैं नहीं मानता हूं। मुझसे पहले भी बहुत अच्छे लोग रहे, मेरे बाद भी बहुत अच्छे लोग आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कहीं पर भी पार्टी व्यक्ति केंद्रित ना रह के सिद्धांत केंद्रित रहती है, संगठन केंद्रित रहती है। मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, लेकिन इस पार्टी में बहुत से नेता हैं जिनके योगदान से पार्टी मजबूत हुई है और चुनाव जीतने के बाद जो विधायकगण तय करेंगे, जो पार्टी तय करेगी, वो व्यक्ति सरकार संभालेगा। देखिए, जब आप आए थे राजस्थान में तो न्यूनतम लेवल पर थी पार्टी। एमएलएस कम थे, निकाय के चुनाव हार गई थी, लोकसभा में सारी की सारी सीटें पार्टी हार गई थी। आपने पार्टी को खड़ा किया, एक तरह से जान डाली, तो इतना तो हक बनता था कि आप देखिए, कोई भी अगर एक व्यक्ति समझता है कि उसके अकेले काम करने से पूरी प्रदेश की कायाकल्प हो गई है तो वो गलत है। आज पार्टी मजबूत है और मुझे गर्व है कहते हुए कि जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, मेरी पार्टी के तमाम नेताओं ने पूरा सहयोग दिया, पूरी मदद करी और पार्टी एकजुट थी। इसलिए लगातार हम मजबूत होते गए और आज हम विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस है सरकार बनाने में। तो इस सब का योगदान कार्यकर्ताओं नेताओं का है और इस 5 साल का जो सफर रहा उसमें अगर हम सब लोग मिलकर काम नहीं करते तो इतने मजबूत आज नहीं हो पाते। लेकिन बीजेपी की उम्मीद आज भी इस बात पर है कि
ये आधी सचिन पायलट की पार्टी है और आधी अशोक गहलोत की पार्टी है। नहीं, ये बीजेपी का चक्कर क्या है, अपनी साख बचाने के लिए वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि कांग्रेस में 2 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं। और मैं तो बड़े फख्र से बोलता हूं कि हमारी पार्टी में 2 नहीं है, आधा दर्जन या 12-14 नेता ऐसे हैं जो बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो तानाशाही रही है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और असली खिंचाव तो अमित शाह जी और वसुंधरा जी में है। 75 दिन तक राजस्थान बीजेपी का कोई अध्यक्ष नहीं बन पाया क्योंकि आपस में टकराव था। हमारी पार्टी में 5 साल में एक उदाहरण दे दीजिए जहां किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया हो, जहां कोई टकराव की स्थिति पैदा हुई हो। ये सब प्रोपेगेंडा बीजेपी करती है क्योंकि वो नहीं चाहते कि कठोर सवाल हम उनसे पूछें, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। देखिए, दोनों को, आपको, अशोक गहलोत को, दोनों को चुनाव के मैदान में उतारा है। हाँ, तो अच्छी बात है। बल्कि गिरिजा व्यास जी लड़ रही हैं, सीपी जोशी जी लड़ रहे हैं, बहुत से नेता लड़ रहे हैं। और हम लोग तो सो कॉल्ड जो दिग्गज हैं, हम तो मैदान में आके चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के कौन बड़े नेता लड़ रहे हैं? एक वसुंधरा जी लड़ रही हैं। और मैं तो कई बार धन्यवाद देता हूं बीजेपी का। अगर वो वसुंधरा जी को सीएम का चेहरा नहीं घोषित करते तो शायद कांग्रेस पार्टी को 2-5% ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। अब जब उनका नाम घोषित कर दिया है, जो निराशा नाराजगी है उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश में तो ना कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं, ना सिंधिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, ना दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये फर्क क्यों राजस्थान में? क्योंकि वो दोनों लोकसभा के सांसद हैं, दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा के सांसद हैं। तो जब ऑलरेडी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो विधानसभा चुनाव क्यों लड़ेगा? बहरहाल कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये विधायक दल तय करता है। जरूरी नहीं है कि वो एमएलए एमपी हो। लीडरशिप का इशू नहीं है, इशू गवर्नेंस का है, इशू लोगों की जो मांगे पूरी नहीं है वो इशू है। और बीजेपी का देखिए 5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये बात आज की बात नहीं है। अभी आपके जो व्यक्ति बोल रहे थे कांग्रेस बहुत मजबूत है, बीजेपी, पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जहां बीजेपी जीत सकी हो। और 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ जहां सत्ताधारी पार्टी लोकसभा का बाई इलेक्शन हारी हो, भारी अंतर से हारी हो। तो सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर संघर्ष किया है, खून पसीना बहाकर जनता की आवाज हम लोग बने हैं। इसलिए आज अलग जमी कांग्रेस के प्रति लोगों की जग रही है। और ये 2 महीने में नहीं हुआ है, ये कांग्रेस ने 5 साल तक सस्टेन्ड एफर्ट किया है, तब जाके यहां पहुंचे हैं। देखिए, जिस समय आप लोगों से बात करते थे, वोटर्स से फोन पर बात करते थे, मुझे याद है कई बार आपने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा ये चुनाव से पहले तय कर लिया जाएगा। सवाल ही नहीं उठता। पार्टी की स्टेटेड पॉलिसी है कि हम लोग चुनाव के बाद अपना नेता तय करेंगे। और ये इशू नहीं है, ये इशू हो सकता है मीडिया के लिए हो, पब्लिक में कोई इशू नहीं है। पब्लिक कांग्रेस का हाथ का चिन्ह देख रही है, कांग्रेस का नेतृत्व देख रही है, हमारी बातों को सुन रही है, एक्सेप्ट कर रही है। और नेतृत्व कौन करेगा ये हम लोगों के लिए इशू नहीं है, लेकिन मीडिया के लिए बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, ना पब्लिक के लिए इशू है। पार्टी जीतेगी और हमारी पार्टी की विचारधारा के दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया में 2 बातें कही जाती हैं। एक तो ये कि अगर अशोक गहलोत को प्रोजेक्ट करते तो कांग्रेस को जीतने में आसानी होती। बनाना सचिन को चाहते हैं और प्रोजेक्ट अशोक गहलोत को करना चाहते हैं। बनाना बिगाड़ना जनता के हाथ में है। आप लोग कुछ मर्जी कमेंट कर लो, कुछ मर्जी अखबार में लिख लो, जनता जनार्दन है, जिसका बटन दबेगा वही जीतेगा। और जीतने के बाद पार्टी का जो विधायक दल होता है, और पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस भी यही होता है कि विधायक और सांसद अपने नेता चुनाव के बाद चुनते हैं। और एक आध कोई उदाहरण छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हिंदुस्तान भर में ऐसा कभी किया नहीं है। और मैंने कहा ना बीजेपी ने किया है, हाल ही में देखा पंजाब में मैंने कहा ना एक आध को एग्जाम्पल छोड़ दें तो कभी कांग्रेस ने किया नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विशेष नहीं बनाना चाहिए। और भाजपा में हो ये रहा है, सब कुछ व्यक्ति विशेष हो गया है। राजस्थान में वसुंधरा जी और देश में मोदी जी, बाकी किसी की कोई साख नहीं है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है। अमित शाह ने कहा कि अंगद का पैर है, बीजेपी राजस्थान में हिलाना मुश्किल होगा। अमित शाह साहब ने कहा कि ये अंगद का पैर है, तो मैंने बड़ा उनको निवेदन किया विनम्रता से। मैंने कहा ये पाप की नगरी लंका नहीं है, ये देवभूमि है, ये वीरों की भूमि है। यहाँ अंगद के पैर की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आप अगर अभी सब भाजपा के नेता आ रहे हैं यहाँ पर, राजस्थान के अलग अलग शहरों में मीटिंग कर रहे हैं, धाड़ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन मैंने पूछा उनसे कि 5 साल से प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा था, बलात्कार होते थे, फिरौती मांगी जाती थी, लूटपाट होती थी, तब कोई आंसू पहुंचने नहीं आया। आज चुनाव का समय आ गया तो सब नए कुर्ते पजामे पहन के यहाँ पे चुनाव में वोट मांगने आ गए। और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा 7 तारीख को जब वोट पड़ जाएगा तो हम लोग ही आपके आंसू पहुंचेंगे। भाजपा के नेता अटैची बंद करके वापस दिल्ली चले जाएंगे, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल आए आपकी अदालत में, जब सचिन आए तो उनसे पूछना। एक राज गहलोत है, अब गहलोत है उसका नाम मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का चयन ठीक से नहीं हुआ, अच्छे उम्मीदवार नहीं चुने कांग्रेस ने। देखिए बीजेपी ने अपने चुने हुए एमएलए पर विश्वास व्यक्त नहीं किया,
और मैं कल 60 या 70 विधायकों के टिकट काट दिए। जब भाजपा अपने निर्वाचित विधायकों पर विश्वास नहीं कर रही तो किस मुंह से जाके जनता से विश्वास मांग रही है? हमारी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इसलिए उम्मीदवारों की लिस्ट बहुत लंबी थी रजत जी। 20, 25, 30 लोग एक विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। तो सब लोगों का हमने अध्ययन किया, जो फीडबैक और कंसेंसस बना वो एक व्यक्ति को टिकट मिला। स्वाभाविक रूप से 2-5 लोगों का कुछ हार्ड बर्निंग हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर लोग सरकार कांग्रेस की बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर जो हमारा औपचारिक उम्मीदवार है उसी को जिताएंगे। और ये जो कैंडिडेट सिलेक्शन है ये पार्टी ने ड्यू प्रोसेस के बाद किया है, तो इसमें सबको संतुष्ट नहीं हो सकते। इस बात का डर नहीं है कि जो बागी हैं वो नुकसान पहुंचा देंगे कांग्रेस? नहीं, बागी हर चुनाव में हर पार्टी में होते हैं, लेकिन आज अंडरकरंट और सेंटिमेंट कांग्रेस के पक्ष में इतना है कि जो मतदाता है वो बागी दागी ये सब छोड़ के कांग्रेस के हाथ के निशान पर वोट डालेगा। एक सवाल रवि पटेल का है जो हमारे पास सोशल मीडिया से है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे का दावा है कि उन्होंने 665 वादे पूरे कर दिए। ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उन्होंने वादे 611 किए थे, तो 665 कैसे पूरे कर सकते हैं? 85% उनका कहना है कि अपने वादे पूरे कर दिए, 95% पूरे कर दिए। तो कौन नाप रहा है और कौन गिन रहा है? पब्लिक जानती है। किसान को अपने अनाज का उचित दाम नहीं मिल रहा, एमएसपी घोषित होता है, मंडियों पे सरकारी एजेंसी प्रोक्योर नहीं करती है। 17-18 हजार स्कूल बंद कर दिए, अस्पताल निजी हाथों में दे दिया। अगर वसुंधरा जी ने कुछ काम किया है जो बहुत ध्यान देके, बहुत अध्ययन कर और बहुत सोच समझ कर किया है, तो वो 2-3 मैं गिना देता हूं आपको। एक, बजरी का ठेका किसको देना है, खान किसको आवंटित करनी है, शराब का ठेका किसको देना है, तो ये बहुत चुन चुन के बहुत ध्यान लगा के काम किया। बाकी गवर्नेंस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 165 विधायक जीते थे बीजेपी के। वसुंधरा जी चाहती तो इस प्रदेश की शक्ल सूरत बदल सकती थी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो एक व्यक्ति हूं, लेकिन राजस्थान के 7 करोड़ लोग जब मतदान के दिन जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि यहां कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ। सचिन, एक ब्रेक के रुकते हैं और आप अच्छे जवाब दे रहे हैं काफी बेबाकी से। आप सवाल भी ऐसे पूछ रहे हो कि मुझे जवाब देने में मजा आ रहा है। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सचिन पायलट, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष। आपकी अदालत में अगला इल्जाम सचिन पायलट पर। आपकी अदालत में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट पर आरोप है कि इनकी पार्टी जातिवादी है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं तो 2 ही दावेदारों की बात कर रहा था, आपकी और अशोक जी की। उन्होंने कहा 7 उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के। 7 की सूची क्यों है? मेरे ख्याल अगर उनको और नाम आते तो और भी नाम बोल सकते थे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका सोल प्रोगेटिव जो है वो विधायक दल पर निर्भर करता है। जो विधायक चाहेंगे आपस में चुन के उसको नेता बना देंगे। और मैंने कहा ना, हमारी पार्टी में मुझे फक्र है कि इतने ज्यादा काबिल नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और जो धरातल पर जुड़े लोग हैं उनमें से कोई भी बन सकता है। नहीं, लेकिन इसके पीछे अखबारों में लिखा गया चाल दूसरी है। उन्होंने एक ओबीसी का नाम रखा, एक गुर्जर का नाम रखा, एक जाट का नाम रखा, एक ब्राह्मण का नाम रखा, ताकि सारे कम्युनिटीज को वोट लिया जा सके। तो अच्छी बात है ना रजत जी, किसी को लगना नहीं चाहिए कि मेरी जाति की वजह से मुझे पद नहीं मिलेगा। और बीजेपी तो मन बना चुकी है कि वसुंधरा जी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे अगर वो कभी जीते तो। हमारी पार्टी में आपकी जात क्या है, धर्म क्या है, आपका गोत्र क्या है, फर्क कोई नहीं पड़ता। अगर पार्टी के विधायक चाहेंगे वो व्यक्ति नेता बन सकता है, क्या बुराई है इसके अंदर? आप कह रहे हैं कि जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीपी जोशी ने तो पूछा उमा भारती की क्या जात है, ऋतंबरा की क्या जात है, नरेंद्र मोदी की क्या जात है। आप जोशी जी के पीछे पड़ गए। उन्होंने 23 मिनट का भाषण दिया और 4-5 सेकंड का कोई क्लिप दिखाया जिसके ऊपर तुरंत राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की ये नीति रीति नहीं है, और जोशी जी ने उस पर खेद प्रकट कर दिया। मामला वह समाप्त हो गया। लेकिन खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, अस्पताल की, सड़क की कोई चर्चा करना चाहता नहीं है। बीजेपी चाहती यह है कि मीडिया के माध्यम से धर्म की बात हो, मंदिर की बात हो, जाति की बात हो। ब्राह्मण सबसे ज्यादा सुपीरियर होता है और ब्राह्मण को ही राज करना चाहिए। आपको बात ठीक लगी नहीं उनकी? नहीं, मुझे नहीं ठीक लगती। नहीं, उन्होंने जो बोला था उनका परिप्रेक्ष्य कुछ और था। उन्होंने खुद कहा कि मेरे अगर स्टेटमेंट से किसी को आहत पहुंची है या किसी को पसंद नहीं आया तो उन्होंने उसको विड्रॉ भी किया है। मामला समाप्त हो गया है। आज तो चुनावी इशू पर फोकस करना चाहिए। जब राजस्थान में आए तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है ये अगड़े पिछड़े, ऊंचे नीचे, जाति ऊंच नीच, इसकी बात करती है। किसने कहा?
नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी देखिए, जब प्रधानमंत्री के रूप में होते हैं तो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, और जब चुनाव आता है तो कभी कभी वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जिस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि वो हर समय देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा है वो इतिहास में हमेशा लिखी जाएगी। तो स्टेटमेंट्स, देखिए मैं बताता हूं रजत जी, मेरी कोई दुश्मनी वसुंधरा जी से नहीं है, मेरा कोई झगड़ा मोदी साहब से नहीं है, और मैं तो समझता हूं राजनीति में टकराव होना नहीं चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कौन ज्यादा सेवा कर सकता है, कौन ज्यादा लोगों के काम कर सकता है, लेकिन ये जहर घोलना, कांग्रेस मुक्त बना देना, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को विपक्ष के लोगों पर छोड़ देना और फिर भाषण में आके इस प्रकार की शब्दों का प्रयोग करना जो उन लोगों के पद को शोभा नहीं देता। ये सब दोनों तरफ से आते हैं। विलास मुत्तमवार का आपने भाषण सुना विलास होगा। मुत्तमवार का क्या पद, एक मिनट, विलास मुत्तमवार के पास क्या पद है? लेकिन एक प्रधानमंत्री है, नेता होंगे, लेकिन ऐसे तो अब उनका स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा कि आज कोई तुम्हारे बाप का नाम नहीं जानता। उन्होंने किसी एक के लिए नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि राहुल जी का जो परिवार है उन्होंने देश के लिए शहादत दी है, आतंकवादियों ने उनको बम से उड़ा दिया, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, तो उनके बारे में बोल रहे थे। लेकिन आप कंपेयर मत करिए, प्रधानमंत्री देश में एक होता है, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ भाजपा के नहीं है। लेकिन ऐसे नेता तो रोज बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने हैं, क्या क्या बोल जाते हैं, केंद्र के मंत्री, सांसद, उनके बड़े बोलेपन पर तो उनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए भाजपा के नेताओं को। कांग्रेस के नेता भी तो एक ही हैं सबसे बड़े, और वो जब राजस्थान की धरती पे आते हैं तो बताते हैं उनका गोत्र क्या है। अच्छा है रजत जी, आप तो बातों को जानते हैं, कोई सभा नहीं थी, पब्लिक डिस्कोर्स नहीं था, कोई माइक नहीं था। अब जब हवन पूजा करते हैं तो पंडित अक्सर आपसे अपना गोत्र मन में उच्चारण करने के लिए बोलते हैं, हम सब जानते हैं, और वो उन्होंने किया। वो भले आदमी नहीं करे तो उसके पीछे पड़ जाओ, वो करे तो उनके पीछे पड़ जाओ। ये इलेक्शन इश्यू है क्या? आप बताओ ना, फसल का क्या दाम है आज रजत जी? आज मूंग की दाल 125 रुपए किलो है, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल 90 रुपए का हो गया, उसकी कोई चर्चा करना नहीं चाहता। पंडित ने हवन में अगर गोत्र पूछ लिया और उन्होंने उसका बता भी दिया तो ये हिंदुस्तान भर की खबर बन गई है। बात वहां खत्म नहीं हो गई। अब बीजेपी के नेताओं ने यह कहा कि जो गोत्र है वो दादा परदादा के नाम से आता है, उनके दादा तो फिरोज थे। ऐसा है, अब ये देखो, ये बहुत एक नीचे स्तर की राजनीति है, कौन दादा कौन परदादा, अरे सब भगवान को प्यारे हो गए, हम लोग आज जिंदा हैं यार। आज हमारी बात तो करो, 150 किसान आत्महत्या कर गए, उनका गोत्र कौन पूछ रहा है, उनकी जाति कौन पूछ रहा है, उनकी चिंता कोई नहीं करता। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, ये दोनों तरफ से हो रहा है। राज बब्बर, वो तो कांग्रेस के जाने माने नेता है, वो तो छोटे नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा कि आज का रुपया आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब गिरता जा रहा है। देखिए, मैं फिर कहता हूं, राजनीति में पब्लिक देखती है हम लोग क्या बोलते हैं, कोई किसी पार्टी का भी हो रजत जी, और मैं ये मन से बोल रहा हूं कि हमारे शब्द क्या है, हमारा आचरण क्या है, हमारी काम करने का तरीका क्या है, उसको लोग बहुत गौर से देखते हैं। तो हर व्यक्ति को बहुत नाप तोल के अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शब्द मुंह से निकल गया वापस नहीं आता। इसलिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, वो सब पे लागू होता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बहुत अच्छी बात ने बात कही, और मुझे लगता है अगर आपकी बात कांग्रेस के बाकी नेता और बीजेपी के लीडर भी समझ लें तो शायद राजनीति को बहुत मदद मिलेगी। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सचिन पायलट, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है राजस्थान में कांग्रेस के बड़े इम्तिहान की। आपकी अदालत में अगला इल्जाम सचिन पायलट पर। आपकी अदालत में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट पर आरोप है कि ये आउटसाइडर हैं। राजस्थान के नेता हैं, लेकिन बीजेपी के लोग आजकल याद दिला रहे हैं कि ये तो सहारनपुर के रहने वाले हैं, ये तो उत्तर प्रदेश के हैं, इनका राजस्थान से क्या लेना देना। ये जो आरोप है ये टेक्निकली तो ठीक है, बताता हूं आपको कि मेरे स्वर्गीय पिताजी एयरफोर्स के ऑफिसर थे, तो वो पोस्टेड थे हैदराबाद में, वहां मेरी बहन का जन्म हुआ। वो पोस्टेड थे सहारनपुर एयरफोर्स स्टेशन में, वहां मेरा जन्म हुआ। भारतीय वायुसेना में नौकरी करते करते जहां जो व्यक्ति पोस्टेड होगा उसके बाल बच्चे वहीं पैदा होंगे, पहली बात तो। लेकिन जब मैं 2 साल का था, 1980 से पहले की बात है, 79, मेरे फादर चुनाव लड़े, भरतपुर से, राजस्थान से एमपी बने। तो जब मैंने अपनी आंख खोली तब से मुझे इस धरती, इस मिट्टी, इस पानी से प्रेम और लगाव रहा, जब मैं 2 साल का था। और मुझ पे जो आरोप लगाते हैं उनका भी इतिहास सुन लीजिए, बड़ा संक्षिप्त में बताता हूं आपको मैं। जो प्रदेश की हमारी मुख्यमंत्री है, 2 बार रही हैं, वो कहां पैदा हुए? ग्वालियर पैदा हुए। वो राजस्थान कब आए?
जब उनकी शादी हुई 22-23 साल की हुई होगी, तो मैं तो प्रदेश में 2 साल का आ गया, वो 22 साल की आई, तो उनको कोई आउटसाइडर कहने को तैयार नहीं है, मुझे आउटसाइडर कह रहे हैं। और सुनिए, बहरहाल रजत जी, इंसान किसकी कोख से पैदा होगा, किस घर में जन्मेगा, किस जाति का होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये परमपिता परमेश्वर तय करता है। जन्म होने के बाद जब हम होश संभालते हैं तो मेरी सोच क्या है, मेरी भाषा क्या है, मेरा काम करने का तरीका क्या है, मैं करता क्या हूं, बोलता क्या हूं, उसके तो मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन ये कौन कहां पैदा हुआ और कौन किस जाति का है, ये इशू नहीं होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, पब्लिक जवाब देगी अपने आप। लेकिन जी का मैंने बयान देखा, वो कह रहे हैं कि मुझसे सवाल पूछने वाले बताएं उनका पीहर कहां है, उनकी ससुराल कहां है। वहां मत जाइएगा, क्योंकि मैंने कुछ पूछ दिया तो फिर और दिक्कत आ जाएगी। वहां मत जाइएगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूं, ये जो चुनाव है, ये नाना नानी पीहर ससुराल मायके का नहीं है। ये चुनाव 7 करोड़ लोगों के भविष्य का है। कृपया करके मीडिया से मेरा निवेदन है कि जो 5 साल में लोग भुगत रहे हैं, उनका इंतजार खत्म हो गया। लोग वोट कर बदलाव चाहते हैं। ये आरोप बीजेपी लगाए, मैं समझ सकता हूं कि उनके पास अपने बचाने को कुछ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने त्याग तपस्या से लोगों के दिलो दिमाग में जगह बनाई है, उसको कोई भी आरोप, कोई भाजपा का नेता मिटा नहीं सकता। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हर उस नेता की बात कर रहा हूं जो धरातल से जुड़ा हुआ है, जो जमीन में रह के काम करते हैं, जिन्होंने लाठियां खाई हैं, धरने दिए हैं, पदयात्रा की है, एक लोगों की आवाज बनकर हम उतरे हैं। उस इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, लोगों के जहन में जो भावना है, वो बदलने वाली नहीं है। क्या सेंटिमेंट है पब्लिक के मन? सेंटिमेंट ये है कि भाजपा भगाओ और देश बचाओ, ये सेंटिमेंट है। और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो इतने सारे वादे किए, 15 लाख नौकरी दे देंगे, 15 लाख खाते में जमा करा देंगे, और राजस्थान में पूरा चमन हो जाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई नौकरी लगी नहीं, हर तरफ करप्शन चल रहा है। और मुझे लगा कि एक अहंकार की सरकार है। आज बड़े बड़े महलों में रहकर फरमान जारी कर राज करने का समय निकल गया। जनता के दुख दर्द के भागीदार आप नहीं बनेंगे तो पब्लिक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखिए, उन्होंने जो दावे किए वो बताता हूं आपको। उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान में गरीबों को पक्के मकान दिए, 52 लाख परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन दिए, उज्ज्वला योजना से गरीबों के घरों में रोशनी की। देखिए, ऐसा है, आंकड़े कुछ भी हों, आप कृपया करके जयपुर से आधे घंटे बाहर चले जाओ किसी गांव के अंदर, और वहां जाकर देखो, स्किल इंडिया सिर्फ एक कमरा बना के वहां पर टॉयलेट लगा दिया, 12,000 रुपए की सब्सिडी थी वो दी नहीं है, फोटो खिंचवा के ODF डिक्लेयर करवा दिया। तो पुरस्कार लेने के लिए, विज्ञापन छापने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए आप बोलो मैंने आंकड़े पूरे कर दिए और ये घर बना लिए, मकान बना लिए। सरासर झूठ है। आप सारे आंकड़े छोड़ दो, गाड़ी लेके प्रदेश में घूम लीजिए, लोगों से पूछ लो कि सरकार ने आपके लिए क्या किया है, आज तक बता देंगे। राशन पानी बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दी, स्कॉलरशिप बंद कर दी। तो यहां पर सरकार ने अगर किया है तो सिर्फ महात्मा गांधी का नाम किताबों से कैसे हटे, पंडित नेहरू का नाम किताबों से कैसे हटे, मंदिर मस्जिद की बात कैसे करें, और काला कानून लेकर आए वसुंधरा जी। यहां पर पत्रकारों पे ये कानून लगने वाला था कि अगर कोई पत्रकार नेता या अफसर का नाम लिख दे कि फलाने करप्शन करी है तो उस पत्रकार को 2 साल की जेल होने वाली थी। ऐसा कानून बनाया, हमने धरना दिया रजत जी आपके लिए, हमने धरना दिया विधानसभा के आगे, हमको पुलिस ने पीटा, हमको जेल में डाल दिया, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हो हमारे प्रजातंत्र के लिए। और अंत में सरकार ने हार मानी, वो बिल विड्रॉ किया, कानून नहीं बनने दिया हम लोगों ने। ये लड़ाई वैसी है जैसी आपके पिता ने लड़ी थी। जब बिहार में काला बिल आया था तो उन्होंने भी इसके खिलाफ बहुत जोर से आवाज उठाई थी। आवाज उठानी चाहिए। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जो आपका मन कहता है, जो आपका जमीर गवाह करता है, वो करना चाहिए। लेकिन वसुंधरा जी का मन ये कहता है कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया, किसानों की आय MSP डबल 1.5 गुना कर दी उन्होंने। देखिए, ऐसा है, ये बात आप बजाय उनसे किसी किसान से पूछो कि आपको क्या दाम मिल रहा है। अभी वो बीजेपी ने कहा कि आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन उसके मापदंड क्या हैं, घोषणा करते हैं। मैं आपको बताता हूं वास्तविकता क्या है रजत जी। सरकार बोलती है कि MSP घोषित कर दिया, गेहूं का, चने का, सरसों का। मंडी में क्या होता है, सरकारी अधिकारी जो माल खरीदने जाते हैं उनकी मिलीभगत होती है काला बाजारी और चोर बाजारी करने वालों से, जमाखोरों से। अफसर आएगा, दाना देखेगा, काला पड़ गया है, पानी ज्यादा है, वजन कम है, रिजेक्ट कर देगा। वो किसान ट्रॉली लेके 4 दिन तक मंडी के बाहर खड़ा रहता है। चौथे 5वें दिन गरीब आदमी थक हार के बिचौलिए को आधे दाम पे अपना माल बेच देता है। तो ये कार्टेल बना हुआ है। घोषित कर दो आप MSP, लेकिन खरीद नहीं हो रही है, एजेंसी प्रोक्योर नहीं कर रही है, क्योंकि दबाव रहता है बिचौलियों का। ये एक्सेस तोड़ने के लिए किसान के बेटे जब सरकार चलाएंगे, उनको पता होगा कितने का DAP है, कितने का खाद है। आज राजस्थान में यूरिया की बिक्री पुलिस के पहरे में हो रही है।
ब्लैक में यूरिया बिक रहा है और पुलिस के पहरे में वितरण हो रहा है यूरिया का। किसान तो पिस रहा है चारों तरफ से। किसान तो मन बना चुका है कि ये बीजेपी गरीब विरोधी, किसान विरोधी सरकार है, इसका जाना तय है। आप रोजगार की बात बार बार सवाल उठा रहे हैं। इल्जाम यह है कि 1 लाख युवकों को रोजगार मिलने वाला था, कांग्रेस पार्टी ने आयोग में मुकदमा किया और उसकी वजह से। बिल्कुल गलत है। जब आचार संहिता लग गई और जो नौकरियां मिलने वाली थीं, उसमें सरकार ने मनमानी से एक कमेटी गठित कर दी और अपने चहितों को वो ऑब्लाइज करना चाहते थे। हमने सिर्फ इतना कहा निर्वाचन आयोग से कि नौकरियां मिलनी चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग अपने निगरानी के तहत लोगों का इंटरव्यू करके करवाए, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद सरकार के पास ये पावर नहीं रहती कि वो अपने लोगों को ऑब्लाइज कर सके। तो अपने चहितों को ऑब्लाइज ना करें। नौकरी तो मिलेगी, लेकिन किसको मिलेगी इसका चयन सरकार ना करे, निर्वाचन आयोग करे, ये हमने कहा था। सचिन, कांग्रेस का और बीजेपी का इतिहास है राजस्थान में, एक बार दूसरी सरकार आती है। तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की सरकारें नहीं रही राजस्थान में, तो किसानों के लिए क्या किया, तो गरीबों के लिए क्या किया, तो रोजगार के लिए क्या किया? हम पिछला चुनाव हारे थे, जैसा आपने खुद कहा कि हम सिर्फ 21 विधायक जीते थे 200 में से। हमने अपनी कमियों को स्वीकार किया। हमें वो अहम अहंकार नहीं है, हमने कुछ ठीक नहीं किया होगा या पर्याप्त नहीं किया होगा, इसे जनता ने हमको रिजेक्ट किया है, उसको स्वीकार किया। लेकिन किसान कभी आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा वातावरण कभी राजस्थान में हमने निर्मित नहीं होने दिया। हमने सूखा पड़ा, लोगों को अनुदान दिया, 1 रुपए किलो चावल दिया, जो गरीब तबका है उसकी मदद के लिए अनेक कदम उठाए। फिर भी हम चुनाव हारे। उस हार को स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। आज भी वसुंधरा जी बोलती हैं कि हम 180 सीट जीतेंगे। पता नहीं कहां का गणित बता रही है मेरे को। मुझे लगता है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीट मिला के बोल रही है कि 180 जीतेंगे। आपकी अदालत में हम जयपुर में हैं और हमारे मेहमान हैं सचिन पायलट, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है राजस्थान में कांग्रेस को चुनाव जिताने की। उनका विश्वास देखने लायक है। आपकी अदालत में अगला इल्जाम सचिन पायलट पर। आपकी अदालत में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट पर इल्जाम है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। सचिन, कांग्रेस बार बार कहती है कि बीजेपी कम्युनल है, सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करती है, लेकिन तेलंगाना में जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें देखिए, मुसलमानों को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, मुसलमानों को घर बनाने के लिए 5 लाख मिलेंगे, मुस्लिम नौजवानों को विदेश में जाने के लिए 20 लाख दिए जाएंगे, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दी जाएगी, मस्जिदों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी, इमामों को मंत्री तनख्वाह दी जाएगी। तो ये कम्युनल नहीं है? देखिए, जो मैनिफेस्टो वहां का बना है उसमें माइनॉरिटीज को फोकस इसलिए किया गया है। भारत सरकार में भी एक माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्रालय है, जो सिख समुदाय के हैं, जैन समुदाय के हैं, बौद्ध समुदाय के हैं या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो देश में माइनॉरिटीज हैं, उनका संवैधानिक रिकग्निशन है। अगर कोई अल्पसंख्यक है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए अगर आप कुछ बजट आवंटन करते हैं, आप उनकी मदद करते हैं, तो ये बोलना कि आप माइनॉरिटिज्म कर रहे हैं, वो गलत मानता हूं। और जैन समुदाय, इसको माइनॉरिटी का स्टेटस कांग्रेस सरकार ने दिया था। तो माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता, लेकिन यहां पे जो आप बोल रहे हैं, अगर वहां पर तादाद ज्यादा है और वो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो भारत के नागरिक होने के नाते उन लोगों को भी पर्याप्त तादाद तो ज्यादा है। वो जानते हैं कि 42 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम डिवाइडेड डिसाइसिव फैक्टर है, उनके वोट से हार जीत का फैसला हो सकता है। इसलिए नहीं, वो देखो ऐसा है, जब आबादी ज्यादा है, जैसे राजस्थान में कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे ज्यादातर हमारा मैनिफेस्टो किसान पर केंद्रित रहेगा, क्योंकि वहां सिर्फ वोट के लिए नहीं, लेकिन आबादी का अगर कुछ हिस्सा ऐसा है जिसको कुछ पर्याप्त बजट या एलोकेशन या सहायता चाहिए, उसमें देने का, ये बोलना कि सिर्फ ये वोट लेने के लिए कर रहे हैं, तो वोट लेने के लिए मैनिफेस्टो बनता है। ये दोहरे मापदंड नहीं है कि जहां पर हिंदू के वोट लेने हैं वहां कांग्रेस बात करती है गौशाला बनाएंगे, गौमूत्र की बात करती है, राम के जाने का रास्ता बताएंगे। कहां की बात करें आप? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी अगर वहां की पब्लिक की डिमांड है कि कुछ धार्मिक स्थलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जर्मरा गया है, 15 साल से भाजपा थी, लेकिन वहां पर धार्मिक स्थलों का जो पर्यटन होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड्स होती हैं, कनेक्टिविटी है, उसको अगर बेहतर बनाना है, वो तो राजस्थान में भी अधिकांश हमारा जो टूरिज्म है वो रिलीजियस टूरिज्म है, और वहां के लोग ज्यादा आए, लोगों को रोजगार मिले, उसमें कुछ गलत नहीं होता। राजस्थान में तो सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ मंदिर की बात करती है, हमारी सरकार आएगी तो मंदिर हम बनाएंगे। अब उन्होंने देखो क्यों कहा कि जयपुर प्रदेश की राजधानी है, वसुंधरा जी की नाक के नीचे जयपुर में 270 मंदिरों को तोड़ दिया। यहां पर एक सरकारी गौशाला है हिंगोनिया, वहां पे 3000 गाय भूख और प्यास से तड़प के मर गई।
तो मैं दोहरा, आपने मेरे पे आरोप लगाया, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। बीजेपी की सरकार बनी, आरएसएस ने जयपुर बंद किया क्योंकि मंदिर टूट रहे थे। गाय तड़प तड़प के मर गई, उनको 2 बूंद पानी पिलाने का समय किसी भाजपा के नेता के पास नहीं रहा। हम लोग गए क्योंकि पुण्य का काम है, राजनीति 3 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको मैं। हम लोग गए, वहां लोगों को चारा खिलाया, गायों को पानी पिलाया। लेकिन ये गौ पूजा करना, गौ रक्षकों की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना चुनाव तक सीमित है। और आज भी जो चर्चा हो रही है अयोध्या की हो रही है, मंदिर की हो रही है, क्योंकि चुनाव है। 4.5 साल तक भाजपा सोती रही, जब चुनाव में लग रहा है कि हमारी ये नैया डूबने वाली है तो फिर मंदिर की बात करनी चालू कर दी। तो ये सब पॉलिटिसाइज होते हैं, ये इशू टाइमिंग के साथ आगे आते हैं। नहीं, मंदिर की बात तो आजकल राहुल गांधी भी करते हैं, वो भी मंदिरों में जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ रजत जी, अगर राहुल गांधी जी या कोई मंदिर में जाता है या किसी के आगे सर झुकाता है, किसी का आशीर्वाद लेता है, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है? भाई हम तो नहीं कह रहे हैं आप क्यों जा रहे हैं, आप भी जाओ, लेकिन धर्म और राजनीति, मेरा व्यक्तिगत व्यू है कि अलग अलग रखना चाहिए। मैं किसकी पूजा करता हूं, किस में आस्था रखता हूं, मैं क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। मेरे को संविधान ने आजादी दी है और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है, उसको पॉलिटिसाइज करना, उसके ऊपर राजनीतिक जज्बातों के साथ छेड़खानी कर कर वोट बटोरने का जो काम है वो अब चलने वाला नहीं है। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। लेकिन राहुल गांधी जी पे सब अटैक करते हैं, और ये 2 उदाहरण देता हूं आपको रजत जी। एक, मॉब लिंचिंग का जो शब्द है उसका आविष्कार पिछले 4 साल में हुआ है। उससे पहले मुझे पता नहीं था वो वर्ड क्या होता है। गौ रक्षक दिन दहाड़े लोगों को पीट पीट कर जान से मार दें क्योंकि शक है उनको, ये असामाजिक तत्वों को पनपा कौन रहा है? मोदी जी ने कहा कि पहले मुझे मारो, उसके बाद ये गौ रक्षक किसी को मार सकेंगे। इतना लंबा भाषण दिया, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि नोटबंदी में मुझे किसी चौराहे पे मुझे को फांसी दे देना। अब 1.25 साल हो गया, नोटबंदी से क्या लाभ हुआ? ये सारे इमोशनल ड्रामेटिक प्रोपेगेंडा जो है ये सिर्फ वोट तक सीमित है। जनता तो जमीन पे क्या काम है वो जानना चाहती है, और वो भाजपा जवाब नहीं दे पा रही है। यही तो विरोधी दल बार बार कहते हैं बीजेपी के लोग कि जब चुनाव आता है तो ही राहुल गांधी की जनेऊ बाहर दिखाई देती है। लेकिन रजत जी आप देखिए, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो, हर नेता की धार्मिक कुछ आस्थाएं होती हैं, उसको हमेशा क्वेश्चन करना, उसको राजनीति से जोड़कर देखना। और ये सब अभी शुरू हुआ है ना। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब चर्चा करते थे कौन चर्च जा रहा है, कौन गुरुद्वारा जा रहा है, कौन मंदिर जा रहा है, कोई चर्चा नहीं होती थी। आजकल पूरा नैरेटिव ये बन गया है कि कौन कितने मंदिर जा रहा है, किसका आशीर्वाद ले रहा है। और अगर राहुल गांधी जाते भी हैं, मैं कहता हूं, तो किसी को परेशानी क्यों होती है? उनको तो बल्कि खुश होना चाहिए। कह रहे हैं कि बीजेपी को जवाब देने के लिए उनको भी मंदिर जाना पड़ा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिस वसुंधरा जी ने कहा कि राहुल गांधी जी मंदिर जा रहे हैं, हमने उनको मंदिर जाना सिखा दिया, तो मैंने बड़े विनम्रता से उनको जवाब दिया कि राहुल गांधी जी इस घर में पैदा हुए, पले बड़े, वो इंदिरा गांधी का मकान था। तो वहां मंदिर जाना, पूजा करना, अपनी आस्था में विश्वास रखना, लोगों को आदर सम्मान करना, ये तो संभवतः इंदिरा जी ने उनको सिखाया। लेकिन वसुंधरा जी ने जो 250 मंदिर तोड़े हैं, गायों को भूखा प्यासा मरने दिया, ये उनको किसने सिखाया है? ये तो भाजपा की खुद की नीति है। तो ये दोहरा मापदंड नहीं है क्या? आजकल इस बात की भी चर्चा हो रही, जिस टोंक में 45 साल से कांग्रेस मुस्लिम उम्मीदवार को लड़ाती रही, वहां सचिन पायलट को भेजा। अच्छा देखिए, मुझे भेजा मेरी पार्टी ने, राहुल जी ने मुझे कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है, और मैंने बड़ा सहर्ष इस